मेरी लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें दो फ्रेमवर्क्स के बारे में बताया था, गिवन सैंपल फ्रेमवर्क एंड रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क। इस वीडियो में मैं रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूंगा एंड हम ये भी समझेंगे कि एस्टिमेटर और एस्टिमेट में क्या डिफरेंस होता है। पहले बात करते हैं रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क के बारे में। ये जो टेबल यहाँ पे गिवन है ये है पॉपुलेशन डेटा। अब इस पॉपुलेशन डेटा में से अगर मैं सैंपल डेटा सिलेक्ट करूं तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स होंगे वो शायद थाउजेंड्स में कुछ होंगे, राइट? यहाँ पे मैं सारे के सारे पॉसिबल नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स तो नहीं लिख सकता, लेकिन मैंने 3 पॉसिबल रैंडम सैंपल्स तुम्हारे सामने इधर लिख दिए हैं, सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2 एंड सैंपल नंबर 3। ये 3 सैंपल्स तुम्हारे पॉसिबल रैंडम सैंपल्स हैं जो कि इस पॉपुलेशन डेटा में से आ सकते हैं। इनके जैसे और भी काफी सारे पॉसिबल रैंडम सैंपल्स हैं, बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे सारे नहीं लिख सकते। एंड इस एग्जाम्पल में मैंने सैंपल साइज रखा है 10। सैंपल नंबर 1 का जो सैंपल साइज है वो है 10, सैंपल नंबर 2 का जो सैंपल साइज है वो भी है 10, सैंपल नंबर 3 का जो सैंपल साइज है वो भी है 10। ओके, तो जब हम रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं तो हम सारे पॉसिबल नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स को कंसिडर करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम एक सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम दूसरा सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम तीसरा सैंपल कलेक्ट करेंगे। रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क में तुम्हें ये वाला थॉट प्रोसेस लगाना होता है कि हम सैंपलिंग को बार बार कर रहे हैं। एंड अगर तुम सैंपलिंग को बार बार कर रहे हो तो जब भी तुम रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क के बारे में सोचोगे, दैट मीन्स तुम्हें सारे के सारे पॉसिबल नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स के बारे में सोचना होता है। ओके, आई होप इतना क्लियर है। अब ये देखते हैं कि इससे हमें मिलता क्या है और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। यहां पे मैंने हर एक सैंपल का स्कैटर प्लॉट बना दिया है। सैंपल नंबर 1 का स्कैटर प्लॉट है ये, सैंपल नंबर 2 का स्कैटर प्लॉट है ये एंड सैंपल नंबर 3 का स्कैटर प्लॉट है ये। इस एक्सिस पे है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि है एक्स वेरिएबल एंड वर्टिकल एक्सिस पे है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि है वाई वेरिएबल। ओके, अब देखो अगर मैं सैंपल 1 के स्कैटर प्लॉट की बात करूं तो यहां पे जो ग्रीन डॉट्स हैं ये इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैंने अभी तक तुम्हें ये नहीं समझाया है कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट एग्जैक्टली हम बनाते कैसे हैं। मैंने तुम्हें इंट्यूशन जरूर दिया था अपनी लास्ट वीडियो में कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऐसी होनी चाहिए जो कि इन एक्चुअल डेटा पॉइंट से ज्यादा दूर ना हो, कहीं पे इनके बीच में से पास करे। बट इसके पीछे एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी है, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको हम यूज करते हैं स्लोप और इंटरसेप्ट निकालने के लिए। वो सारी चीजें अभी हमने कवर नहीं करी हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे अभी जो मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाऊंगा वो मैं बस एक रफ आइडिया से बना रहा हूं, वो एग्जैक्ट लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं है। अगर हम सैंपल नंबर 1 की लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाए तो शायद वो कुछ ऐसी दिख सकती है। ओके, एंड ये बस एक रफ फिगर है, राइट? ये जो पिंक लाइन है ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो सकती है सैंपल नंबर 1 की। सिमिलरली हम सैंपल नंबर 2 की भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना सकते हैं। अब सैंपल नंबर 2 की लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक क्वेश्चन के बारे में सोचो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने सैंपल नंबर 1 की बनाई वही सेम लाइन ऑफ बेस्ट फिट सैंपल नंबर 2 के लिए भी वर्क करेगी? दैट इज, ये जो हमने यहाँ पे पिंक लाइन बनाई है, क्या ये सेम लाइन सैंपल नंबर 2 की लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी होगी? वेल, ऐसा नहीं होगा। सैंपल नंबर 2 की अपनी खुद की लाइन ऑफ बेस्ट फिट होगी और वो जरूरी नहीं है कि वो सैंपल नंबर 1 की लाइन ऑफ बेस्ट फिट से मैच करे। तो अगर मैं सैंपल नंबर 2 की लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाऊं तो वो शायद कुछ ऐसी दिखती होगी। एंड वंस अगेन ये बस एक रफ फिगर है। ओके, सिमिलरली हम एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना सकते हैं सैंपल नंबर 3 की भी। अगर मैं सैंपल नंबर 3 की लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाऊं तो वो कुछ ऐसी दिख सकती है। ओके, तो मैंने हर एक सैंपल की एक रफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट यहाँ पे बना दी है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे। देखो जो सैंपल नंबर 1 की लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, दैट इज ये पिंक लाइन, हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं इसके स्लोप को। अब देखो हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है कि स्लोप की क्या होगी, बट लेट्स से कि जो स्लोप की वैल्यू है वो है +4। ओके, प्लस इसलिए बिकॉज जो लाइन है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, तो जो स्लोप की वैल्यू होगी वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। एंड मैंने रैंडमली अपनी साइड से कोई भी नंबर लिख दिया है यहाँ पे। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि पिंक लाइन का जो स्लोप है वो है +4। अब ये सोचो कि ये जो ब्लू लाइन है सैंपल नंबर 2 के लिए, उसका स्लोप क्या होगा? देखो जो ब्लू लाइन है सैंपल नंबर 2 वाली, वो पिंक लाइन से ना थोड़ी सी फ्लैट है। ब्लू लाइन का स्लोप पिंक लाइन के स्लोप से थोड़ा सा कम होगा। अगर पिंक लाइन के स्लोप की वैल्यू है +4 तो ब्लू लाइन के स्लोप की वैल्यू हो सकती है शायद 3.5। सिमिलरली अब अगर तुम रेड लाइन को देखो तो रेड लाइन तो और भी ज्यादा फ्लैट है ब्लू लाइन से।
तो जो रेड लाइन का स्लोप होगा वो ब्लू लाइन के स्लोप से भी कम होगा। सो अगर ब्लू लाइन का स्लोप है 3.5 तो रेड लाइन का स्लोप हो जाएगा शायद +3। एंड वंस अगेन ये जो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं, मैंने अपने आप क्रिएट कर दिए हैं अभी के लिए। बट ऑब्वियसली आगे जाके जब हम लाइन को फिट करने की मेथोडोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो हमें इन नंबर्स तक पहुंचाएगा। बिकॉज हमने मेथोडोलॉजी अभी डिस्कस नहीं करी है तो तुम्हें उन फॉर्मूलाज के बारे में कोई आइडिया नहीं है अभी, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। ओके, सो अगर तुम्हें स्लोप की वैल्यू निकालनी होती है जो कि है b2 हमारी नोटेशन के अकॉर्डिंग, तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi माइनस x बार yi माइनस y बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मेसी जरूर लग सकता है तुम्हें अभी, बट इसको लेके तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बिकॉज आगे वाली वीडियोस में मैं तुम्हें ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, तो वहां पे ये फॉर्मूला कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए इस फॉर्मूला पे ज्यादा ध्यान मत देना, बस इतना समझ लो कि एक फॉर्मूला आगे जाके आएगा जो हमारी मदद करेगा b2 की वैल्यू को फाइंड करने में, और वो फॉर्मूला है ये। सिमिलरली अगर तुम्हें इंटरसेप्ट की वैल्यूज के बारे में बात करनी है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, बट अभी मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। अभी हम सिर्फ बात करेंगे स्लोप के बारे में, एंड यही से हम पूरा का पूरा अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेंगे। सो अब ये समझते हैं कि इन फिगर्स और इन डेटा से हमें लर्निंग क्या मिलती है। सो सबसे पहली लर्निंग तो ये मिलती है कि जिस एग्जाम्पल के साथ हम वर्क कर रहे हैं उसमें रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क में अराउंड थाउजेंड्स में कुछ पॉसिबल रैंडम सैंपल्स होते हैं। हम थाउजेंड्स पॉसिबल रैंडम सैंपल्स को स्क्रीन पर लिख नहीं सकते, तो हम 3 पॉसिबल रैंडम सैंपल्स के साथ वर्क कर रहे हैं। एंड हर एक रैंडम सैंपल की अपनी खुद की लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है। तो अगर तुम्हारे पास लेट्स से 10,000 पॉसिबल रैंडम सैंपल्स हैं तो ये सोचो कितनी पॉसिबल लाइन ऑफ बेस्ट फिट एग्जिस्ट करती हैं। देखो अगर पॉसिबल नंबर ऑफ सैंपल्स 10,000 हो सकते हैं और हर एक सैंपल की अपनी खुद की लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट्स होगा वो भी होगा 10,000। सो 10,000 पॉसिबल सैंपल्स का मतलब है 10,000 पॉसिबल लाइन ऑफ बेस्ट फिट्स। अब हर एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट का अपना खुद का स्लोप होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10,000 पॉसिबल स्लोप की वैल्यूज भी आ सकती हैं। देखो जब यहाँ पे 3 सैंपल लिए तो पहले सैंपल की स्लोप की वैल्यू आई +4, ये है पहली पॉसिबल वैल्यू स्लोप की। जब दूसरा सैंपल लिया तो स्लोप की वैल्यू आई 3.5, ये है दूसरी पॉसिबल वैल्यू स्लोप की। जब तीसरा सैंपल लिया तो स्लोप की वैल्यू आई +3, ये है तीसरी पॉसिबल वैल्यू स्लोप की। अगर मैं 10,000 सैंपल्स ले लूंगा तो स्लोप की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी हमारे पास? 10,000। सो रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क में जब हम सोच रहे होते हैं तो हम कभी भी एक स्लोप की वैल्यू नहीं बोल सकते। सो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया? कंक्लूजन ये आया कि रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क में जो स्लोप होता है वो एक रैंडम वेरिएबल होता है। देखो इस कंक्लूजन को काफी ध्यान से समझना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि कभी कभी हम स्लोप को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हैं, कभी कभी हम स्लोप को एज अ रैंडम वेरिएबल ट्रीट कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है। तो मैं अब तुम्हें ये समझा रहा हूं कि अगर तुम रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क में सोच रहे हो तो जो तुम्हारा स्लोप होगा उसकी एक वैल्यू तुम नहीं बता सकते। 10,000 सैंपल्स का मतलब यह है कि 10,000 स्लोप की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। रियल लाइफ में तुम्हें क्या स्लोप की वैल्यू मिलेगी वो डिपेंड करेगा कि तुमने रियल लाइफ में कौन सा सैंपल सिलेक्ट किया है। बट रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क में तो काफी सारी वैल्यूज हो सकती है ना स्लोप की। सो आगे से मैं जब भी बोलूंगा कि हम बात कर रहे हैं रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क के बारे में, तो तुम्हें ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि जो हमारा स्लोप होगा वो एक रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। एंड सेम स्टोरी हम इंटरसेप्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरे पास 10,000 पॉसिबल रैंडम सैंपल्स हैं तो मेरे पास 10,000 पॉसिबल लाइन ऑफ बेस्ट फिट्स हैं। इसका मतलब ये है मेरे पास 10,000 पॉसिबल इंटरसेप्ट्स की वैल्यू है एंड मेरे पास 10,000 पॉसिबल स्लोप्स की वैल्यूज हैं। तो रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क में इंटरसेप्ट एंड स्लोप दोनों को एज अ रैंडम वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया। अब देखो गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में चीजें डिफरेंट होती हैं। गिवन सैंपल फ्रेमवर्क का मतलब यह है कि मैंने सैंपल नंबर 2 को इग्नोर कर दिया, मैंने सैंपल नंबर 3 को इग्नोर कर दिया, और रियल लाइफ में मैंने सिर्फ एक ही सैंपल को सिलेक्ट किया और वो है मेरा सैंपल नंबर 1। सो गिवन सैंपल फ्रेमवर्क का यह मतलब होता है कि तुमने अपना एक सैंपल चूज कर लिया और अब तुम इसी सैंपल के साथ वर्क करोगे।
देखो रियल लाइफ में ना तुम हमेशा गिवन सैंपल फ्रेमवर्क के साथ ही वर्क करते हो, बिकॉज रियल लाइफ में तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे रिपीटेड सैम्पलिंग करके, राइट? रियल लाइफ में तो तुम बस एक ही सैंपल लेते हो और उस सैंपल से जितनी पॉसिबल हो सकती है उतनी इंफॉर्मेशन निकालते हो। बट रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क को समझना जरूरी होता है, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट्स इस फ्रेमवर्क पे डिपेंड करते हैं, एंड वो चीज तुम आने वाली वीडियोस में अच्छे से समझ जाओगे। सो रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क काइंड ऑफ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारी कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज को समझने में मदद करेगा। रियल लाइफ में तुम हमेशा गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में ही रहते हो। अब मान लो अगर तुम कुछ रिसर्च कर रहे हो तो रियल लाइफ में तुम एक ही सैंपल कलेक्ट करोगे, एंड मान लेते हैं कि वो सैंपल है सैंपल नंबर 1, एंड बिकॉज तुमने सैंपल नंबर 1 को चूज कर लिया, इसका मतलब तुम गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में एंटर हो गए। अब देखो गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में ना तुम्हें एक ही लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिलेगी जो कि होगी ये पिंक लाइन, एंड बिकॉज यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ बेस्ट फिट है तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? 1, एंड वो वैल्यू है +4। सिमिलरली अगर सिर्फ एक ही लाइन ऑफ बेस्ट फिट है तो इंटरसेप्ट की कितनी वैल्यूज होंगी तुम्हारे पास? 1। इसका मतलब गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में तुम्हें एक ही लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिलती है, तुम्हें एक ही स्लोप की वैल्यू मिलती है और तुम्हें एक ही इंटरसेप्ट की वैल्यू मिलती है। तो गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में स्लोप एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू वेरी नहीं करती हैं, वो हो जाती हैं कांस्टेंट्स। ओके, एंड यही डिफरेंस है जो मैं चाहता हूं तुम अच्छे से समझो। रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क में तुम्हारे B1 एंड B2 कहलाते हैं रैंडम वेरिएबल्स, बिकॉज उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाए। बट अगर तुमने एक सैंपल सिलेक्ट कर लिया, दैट मीन्स तुम गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में एंटर हो गए, तो हमें पता है कि हमें B1 एंड B2 की अब बस एक ही वैल्यू मिलेगी। तो गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में तुम्हारा स्लोप एंड इंटरसेप्ट ट्रीट किया जाएगा एज अ कांस्टेंट। ओके, अब अगर तुम ये स्टोरी अच्छे से समझ गए तो तुम्हारे लिए एस्टिमेटर और एस्टिमेट का मतलब समझना काफी आसान होगा। देखो एस्टिमेटर का मतलब होता है एक ऐसा रूल या फिर एक ऐसा फॉर्मूला जिसको यूज करके तुम सैंपल डेटा को एक नंबर में कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में ये एक एस्टिमेटर है। ये एक एस्टिमेटर है। एस्टिमेटर का मतलब हुआ कि अगर तुम सैंपल नंबर 1 के साथ वर्क कर रहे हो तो देखो सैंपल नंबर 1 में तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट? इस इंफॉर्मेशन को अगर तुम इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो ये फॉर्मूला तुम्हें एक पर्टिकुलर नंबर दे देगा और इस केस में वो नंबर है +4। सिमिलरली अगर मैं सैंपल नंबर 2 के साथ वर्क कर रहा हूं तो मेरा फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, सेम ही फॉर्मूला रहेगा। इट्स जस्ट कि अब उस फॉर्मूला में मैं सैंपल नंबर 1 की इंफॉर्मेशन की जगह सैंपल नंबर 2 की इंफॉर्मेशन पुट करूंगा। तो अब अगर मैं सैंपल नंबर 2 की इंफॉर्मेशन पुट करूं इस फॉर्मूला में तो मेरे को नंबर मिलेगा 3.5। सिमिलरली अगर मैं सैंपल नंबर 3 के साथ वर्क कर रहा हूं तो मेरा डेटा जरूर चेंज हो गया, बट मेरा B2 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। मैं वंस अगेन जो भी सैंपल नंबर 3 में इंफॉर्मेशन है वो पुट करूंगा B2 के फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला से हमें नंबर मिल जाएगा जो कि है +3। सो फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, तुम्हारा एक ही फॉर्मूला है। इट्स जस्ट कि अगर तुम उस फॉर्मूला में डिफरेंट सैंपल्स को पुट करोगे तो वो फॉर्मूला तुम्हें डिफरेंट नंबर्स रिटर्न में देता रहेगा। ओके, एंड इसको तुम बोलते हो एस्टिमेटर। देखो एस्टिमेटर ना एक रैंडम वेरिएबल होता है। एस्टिमेटर तुम्हें क्या वैल्यू देगा रिटर्न में वो डिपेंड करता है कि तुम क्या डेटा फीड कर रहे हो एस्टिमेटर में। तो अगर हम रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो हर एक सैंपल के लिए हमारा फॉर्मूला एक डिफरेंट नंबर हमें रिटर्न में देगा। तो एस्टिमेटर हो जाता है एक रैंडम वेरिएबल, और जो नंबर तुम्हें रिटर्न में मिलता है वो नंबर कहलाता है एस्टीमेट। तो अगर मैंने सैंपल नंबर 1 के साथ वर्क किया और इस डेटा को इस फॉर्मूला में पुट किया तो जो नंबर मेरे को मिला दैट इज ये 4 है तुम्हारा एस्टीमेट। जो एस्टीमेट होता है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो तुम्हें मिलती है डेटा को फॉर्मूला में पुट करने से। ये जो 4 है ये एक एस्टीमेट है अगर तुम सैंपल नंबर 1 के साथ वर्क कर रहे हो तो। ये जो 3.5 है ये एक एस्टीमेट है और ये वैल्यू तुम्हें तब मिलती है जब तुम सैंपल नंबर 2 के साथ वर्क कर रहे हो तो। ये जो +3 है ये एक एस्टीमेट है और ये वैल्यू तुम्हें तब मिलती है जब तुम सैंपल नंबर 3 के साथ वर्क कर रहे हो तो। सो दैट मीन्स कि एस्टीमेट एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जब तुम डेटा को पुट कर दोगे फॉर्मूला में तो तुम्हें वो पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो एस्टिमेटर होता है एक रैंडम वेरिएबल एंड वो एक जनरल रूल होता है या फिर एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसको तुम यूज करते हो डेटा को
नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, और जो नंबर तुम्हें मिलता है वो नंबर कहलाया जाता है एस्टीमेट। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी बता देता हूं। तो अगर तुमसे तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाए कि एस्टीमेटर और एस्टीमेट में क्या डिफरेंस है, तो तुम इन डेफिनेशंस को लिख सकते हो। एक बार इन डेफिनेशंस को पढ़ के देखते हैं। एन एस्टीमेटर, ऑल्सो नोन एज अ सैम्पल स्टैटिस्टिक, is simply a rule or general formula or method that tells how to estimate the population parameter from the information provided by the sample at hand. एंड यही चीज मैंने अभी तुम्हें काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि एस्टिमेटर एक रूल या फिर जनरल फॉर्मूला या फिर एक मेथड होता है जिसको हम यूज करते हैं अपने पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए। देखो, हमारी स्टोरी में जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स है ना, वो है बीटा 1 एंड बीटा 2। एंड रियल लाइफ में तो हमें बीटा 1 एंड बीटा 2 की वैल्यूज कभी पता ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं। तो हमारा अटेम्प्ट ये है कि हम सैंपल कलेक्ट करके उस सैंपल की इंफॉर्मेशन से बीटा 1 एंड बीटा 2 की वैल्यूज को एस्टिमेट कर पाए। एंड लास्ट स्लाइड पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो हमें मदद कर रहा है इस पर्टिकुलर टास्क में। उस फॉर्मूला को यूज करके हम एक्चुअली एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब एस्टिमेट्स की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सो एस्टिमेट्स आर नंबर दैट वी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द जनरल फॉर्मूलाज टू द ऑब्जर्व्ड डेटा। एंड यही चीज मैंने अभी तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करी कि जब तुम एक सैंपल सिलेक्ट कर लोगे, तुमने सैंपल नंबर 1 को सिलेक्ट कर लिया, सैंपल नंबर 1 का तुम्हारे पास कुछ डेटा आ गया, उस डेटा को तुम फॉर्मूला में डालो, फॉर्मूला से तुम्हें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम बोलेंगे एस्टीमेट। It should be noted that an estimator is random, but an estimate is non-random. अब देखो, इस चीज को भी हम काफी डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं कि एक बार अगर तुम सैंपल का डेटा सिलेक्ट कर लेते हो और उस डेटा को तुम पुट करते हो फॉर्मूला में, तो ऑब्वियसली तुम्हें फॉर्मूला से एक ही वैल्यू मिलेगी रिटर्न में, एंड उस वैल्यू को बोला जाता है एस्टिमेट। जब तुमने रियल लाइफ में डेटा कलेक्ट करके पुट कर दिया फॉर्मूला में, तो अब जो वैल्यू तुम्हें मिलेगी वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। ओके, वो एक ही वैल्यू होती है। सो आई होप यहां से तुम्हें काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क में तुम्हें कैसे सोचना है, एस्टिमेटर क्या होता है और एस्टिमेट क्या होता है। आगे वाली वीडियोस के लिए बस इतना ध्यान में रखना कि जब मैं रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क के बारे में बात करूंगा तो मैं B1 एंड B2 को ट्रीट करूंगा एज अ रैंडम वेरिएबल, बिकॉज रिपीटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क में उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बहुत सारे पॉसिबल रैंडम सैंपल्स होते हैं हमारे पास। लेकिन जब भी मैं गिवन सैंपल फ्रेमवर्क के बारे में बात करूंगा तो हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज नहीं होती हैं B1 एंड B2 की गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में। गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में हमारे पास B1 की एक ही वैल्यू होगी एंड B2 की एक ही वैल्यू होगी। तो गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में B1 एंड B2 को ट्रीट किया जाएगा एज अ कांस्टेंट। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही।